कि हिंदी अचानक से लिखने और पढ़ने की भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के रूप में फिर से स्थापित होती जा रही है। कि लोग हिंदी से ज़्यादा मुझे सीरियसली दूसरी भाषाओं के लोग लेते हैं। बांग्ला के लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, अंग्रेजी के लोग सबसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और अंग्रेजी की किताबें भेजते हैं और फिर बार बार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमारे ऊपर लिखिए आप। तो मित्र दो तरह के हैं, जो आपको लाइब्रेरी की राह दिखाते हैं और कुछ मित्र होते हैं जो ठेके की राह दिखाते हैं। तो ठेके की राह दिखाने वाले मित्र भी मिले क्या कुछ आपको? भैया कह देती है, ये कष्टप्रद होता है भैया नक्सी सुंदर लड़की से। नहीं, एहसास तो मुझे कभी नहीं हुआ, ये तो किताब लिखते हुए मुझे एहसास हुआ। ये जो छवि है ना, ये हिंदी की छवि है। हिंदी वाले ही जहाँ जाते हैं भैया ही कहलाते हैं। आखिर क्यों कहलाते हैं? कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि हम तो असल में अंग्रेजी के लेखक थे, लेकिन फिर हम हिंदी वाले हो गए। अंग्रेजी में आप अच्छे थे ही नहीं। हिंदी में देखिए शुरू से ये रहा है कि जो धर्म कर्म की बात करेगा, जो अध्यात्म की बात करेगा, उसको संघी कह दिया जाता है। क्या इस विचारधारा ने हिंदी लेखन को कुंद किया है? तब यही हंगामा था कि लाखों में जिसने भी पाठक का बहुत विस्तार किया वो संदिग्ध हो गई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, लोकप्रिय कैसे हो रहा है। आपके हिसाब से सर्वाधिक कचरा लेखन किस दौर में हुआ था? प्लस तो इसलिए भी हाथ से थोड़ा कमजोर हुआ है क्योंकि अब पहले जैसी सहिष्णुता नहीं रही है। आपने बात सही कही। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं दैनिक जागरण हिंदी है हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो हाल में आई है और जिसको पाठकों की बहुत सराहना मिली है, चर्चा हो रही है। किताब का नाम आपको बताऊं उससे पहले आज इस किताब के लेखक से इंटरव्यू करने के लिए मैं विशेष रूप से एक घड़ी पहन के आया हूं जिसका ब्रांड है HMT। HMT एक ब्रांड जो बहुत पॉपुलर था, पर इस HMT का एक दूसरा अर्थ होता था जो कि मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता था, वो था हिंदी मीडियम टाइट। आपने अंदाजा सही लगा लिया है, किताब का नाम है नहीं हिंदी मीडियम टाइप नहीं, यह है हिंदी मीडियम टाइट। और इसके लेखक हैं प्रभात रंजन जी, जो कि प्राध्यापक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हिंदी में उनकी एक अपनी पहचान है, जानकीपुर नाम की वेबसाइट चलाते हैं। उनसे मेरा पहला परिचय उनके एक नॉन फिक्शन किताब कोठागोई से हुआ था और उसके बाद में इनको लगातार पढ़ता गया, उनके व्यक्तित्व का प्रशंसक होता गया। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, हिंदी हम के इस किताबों से सेगमेंट में मेरी किताब को बातचीत के लिए चुनने के लिए और आपसे बातचीत करके। मैं कल से बड़ा परेशान था कि आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि आप इतनी तैयारी से बातचीत करते हैं कि लेखक कई बार भूल जाता है कि मुझे मैंने लिखा क्या था। जो आप याद दिला देते हैं। हाँ, लेकिन हम सारे सवाल किताब से, हमारा जो है ना सवाल हमेशा कोर्स से होते हैं, कोर्स के बाहर हम कुछ नहीं, आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है। तो मुझे पहला प्रश्न मेरा ये है कि ये जो किताब है इसमें चूंकि आप ही पात्र हैं, तो ये कितना कथ्य है, सत्य है और कितना गल्प है इसमें? देखिए, इस किताब में प्रकाशक ने इसको जो विधा दी है, उपन्यास दिया है जी। तो विधा का जब हम चयन करते हैं तो जाहिर सी बात है उपन्यास का मतलब गल्प होता है जी। इसमें लोगों के नाम बदल दिए गए हैं, एक गल्प तो ये है। और बहुत सारी कहानियां हैं जो किसी और की कहानी किसी और के नाम पे कर दी गई। हो सकता है उनमें बहुत सारी कहानियां मेरी अपनी ही रही हों, जिनको मैंने एक किरदार बना के उसके ऊपर उसको ढाल दिया है। लेकिन तथ्य है, मतलब इसमें तथ्य पूरी तरह से तथ्य इसलिए भी है कि जो है सब सच है, लेकिन लिखा उसको सच की तरह नहीं गया। लेकिन मैं जिन प्रभात रंजन को जानता हूँ मिलने से पहले से भी, वो तो बेबाक टिप्पणी करते, परवाह नहीं करते किसी के नाम की कि कोई क्या सोचेगा। ये मेरे मन में विचार है, मैं दे देता हूँ। फिर उपन्यास लिखते वक्त वो संकोच क्यों रहा? नहीं, असली नाम जैसे कोठागोई का आपने जिक्र किया था, कोठागोई लिखते हुए ये संकोच मुझे हमेशा बना रहा कि उन लोगों के अगर वास्तविक नाम लिख दें, कोई हो सकता है कोई बुरा मान जाए, कोई मुझ पर केस कर दे। और इसमें जिन लोगों की कहानियां हैं, ये सब लोग हिंदी मीडियम टाइट हुए। उनके किरदार भले ही जिस तरह के दिखाए गए हो, वो सब कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में अच्छे अच्छे नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कोई भाई उसमें से नाराज हो गया कि मेरा तुमने मजाक उड़ा दिया है। और मुझे तो लिखने से इतना तो बेबाक तो जरूर हूँ, लेकिन ये है कि सजग हूँ, अपनी बेबाक होने में सजग रहता हूँ कि कहाँ तक जाना चाहिए। तो वहीं तक गया हूँ जहाँ तक निरापद रहूँ, मेरी जिंदगी ठीक से चलती रहे, बतौर लेखक और लिखता रहूँ। इसमें एक गरिमा श्रीवास्तव जी जो प्रसिद्ध लेखिका है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है भूमिका में। उन्होंने एक लाइन लिखी है और ये मैं, चूंकि आप हिंदी प्रोफेसर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। उनकी लाइन ये थी कि हिंदी एक ऐसी जनभाषा है जिसके बोलने वालों की जहनियत आज भी औपनिवेशिक है,
जिसे पालने पोसने में आज़ाद भारत की सरकारी नीतियां करेरे पर नीम का काम करती रही हैं। अब उन्होंने यहाँ पर सरकारी नीति की बात की, लेकिन मैं काफ़ी समय से, और आपकी मेरी कभी कभी अनौपचारिक ये चर्चा भी हुई है और अन्य मंचों पर भी हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं। एक तो भारतीय जनमानस, हमारा जनमानस कहीं न कहीं हिंदी को प्रगति की भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता जा रहा है, नहीं कर पा रहा है। वही दूसरी तरफ जो है, अगर सरकारी नीतियां हैं तो वो भी सितंबर का महीना मना के, वो भी पखवाड़ा महीना भी नहीं मनाते, पखवाड़ा मना के वो भी इतिश्री कर लेते हैं। और ये मेरा निजी मानना है, जिससे कोई असहमत हो सकता है कि कोई भी देश जिसने अपनी भाषा और संस्कृति को अपना के रखा, वो उसने तरक्की की है। यूरोप के किसी भी देश को देखिए, वो अंग्रेजी वाले थोड़ी हैं, ब्रिटेन को छोड़ दें, जर्मनी वाले, फ्रांस वाले, सब लोग इटालियन या अपनी अपनी भाषा के साथ तरक्की कर रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसी सरकारी नीतियों और जनमानस, इन दोनों को अगर आप देखें तो लग रहा है कि हिंदी का भविष्य आगे है, या हम सब जो है हिंदी को सिर्फ ऐसे कहीं बोलचाल में आए और उसके बाद हम काम अंग्रेजी में ही करेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, लेकिन बहुत पेचीदा सवाल है। इसमें बहुत सारे सिरे हैं। सरकारी नीतियों की बात तो नहीं देखी। आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी और जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान सभा की बहस हुई थी, तो जिन लोगों ने हिंदी को देश की राजभाषा बनाने की सबसे पुरजोर वकालत की थी, वो दोनों लोग हिंदी भाषी नहीं थे। हिंदी भाषी लोगों ने इसको कहा कि जब तक अंग्रेजी लायक भाषा नहीं हो जाएगी, अंग्रेजी में जो क्षमताएं हैं उस भाषा में विकसित नहीं हो जाएंगी। ये एक अंग्रेजी हिंदी के ऊपर थोप दी गई। आज़ादी के साथ सबसे बड़ा अन्याय जो हिंदी के साथ हुआ, ये हुआ कि इसके ऊपर अंग्रेजी को थोप दिया गया। इसके ऊपर यह बोझ डाल दिया गया कि आपको अंग्रेजी की तरह भाषा बननी है। और उसके बाद से आप जो जहनियत की बात है, वो जहनियत वहीं से बदलनी हुई कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे तो हम बेहतर जीवन में बेहतर कर पाएंगे। लेकिन इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या यही रह जाएगा? ये तो देखिए, हम सब लोग टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी के भविष्य को देख पा रहे हैं। जितने आप अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहे हैं। जिसने असली रूप से हिंदी को बदला है, वो जहनियत आज भी वही है, लेकिन हिंदी आज सफलता के मुकाम एक से बढ़कर एक देती जाए। जो हिंदी भाषी लोग हैं अलग अलग माध्यमों से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नीतियों की जो बात है वो तो अंग्रेजी को लेके था ही। लेकिन जब से पिछले कुछ सालों से एक सरकार जब से बदली है, इस सरकार की बाकी चीज़ें अच्छी हैं नहीं है, ये इस पे बोलना मेरा क्षेत्र नहीं है। लेकिन भाषा को लेकर जो बात है, ये तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आत्मविश्वास आया है। अब तक हिंदी वालों में क्या था? आत्मविश्वास की कमी थी। हमें लोग HMT कहते थे, हिंदी मीडियम टाइप कहते थे, तो हमें पहले से एक टाइप बना देते थे कि आप लोग कमतर हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हो, आप हमसे कमतर हो। ये आत्मविश्वास पिछले 10 सालों में हिंदी क्षेत्र के जनमानस में यह आत्मविश्वास आया है कि हम हिंदी बोलकर भी, हिंदी लिखकर भी, हिंदी में काम करके भी बेहतर कर सकते हैं। तकनीकी के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन इसका एक दूसरा संकट भी है। जो संकट जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, ये है कि हिंदी अचानक से लिखने और पढ़ने की भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के रूप में फिर से स्थापित होती जा रही है। जो एक तरह से मुझे लगता है आगे चलकर ये इसका क्या लिखने की भाषा के रूप में हिंदी समाप्त हो जाएगी? क्या लिखने की भाषा के रूप में हिंदी विकसित नहीं हो पाएगी? लेखकों का भविष्य क्या बोल कर चलेगा? ये एक वाचन, जितने भी तकनीक के जितने भी माध्यम हैं वो सब वाचिक माध्यम हैं, हमारी वाचिक परंपरा की याद दिलाते हैं। लेकिन हिंदी को खड़ा अपने लेखन के बदौलत होना था। हर विषय, हर माध्यम, हर विषय की किताबें हों, मतलब एक पढ़ने पढ़ाने का जो हिंदी में माहौल हो वो बनना चाहिए था, जो बोलने और सुनने का माहौल बनता जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको समझूं तो देवनागरी लिपि के लिए खतरा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की जब भी बात करते हैं वहाँ पर प्रायः यही होता है कि रोमन में स्क्रिप्ट है। हाल ही में जो मेरी किताब का जिन्होंने राइट्स लिए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके सेकंड नॉवल का एक तो ऑडियो बुक है, दूसरा ऑडियो में उपलब्ध है कि नहीं है। कारण यह है कि वो जिसको देना चाहते हैं वो उपन्यास नहीं पढ़ सकते, तो उनको जो है वो सुनना है उपन्यास को। तो लिपि के ऊपर आपको लग रहा है खतरा, क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे हैं। इवन अगर अब मैं औरों की छोड़ दीजिए, मैं खुद भी अपनी बात करूं तो मेरी नौकरी ने मुझे अंग्रेजी लिखने का इतना अभ्यस्त बना दिया कि मुझे देवनागरी जब हाथ से लिखनी होती है तो मुझे कष्ट होता है। मुझे खुद देवनागरी लिखना है, बहुत कष्ट होता है। मतलब अगर मुझे हाथ से एक पन्ने का एप्लीकेशन लिखने को कोई कहे, मैं हाथ कांपने लगते हैं। कई बार लोग समझते हैं कि ड्रग एडिक्ट है या कोई नशे की हालत में, तो नहीं है। सवाल है कि 20 साल से मैंने हाथ से लिखा ही नहीं है जी, मैं हाथ से कैसे लिख सकता हूँ? तो ये, लेकिन हम टाइप तो कर सकते हैं, लिखने की भाषा उस रूप में बची हुई है, हम टाइप तो कर सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा वाचिक होती जा रही है भाषा,
एक तरह से अच्छी भी है, वाचिक भाषा के रूप में भी अपने आप को मजबूत भाषा के रूप में स्थापित कर रही है। आप देखिए कि जितने हिंदी में जितने भी कार्यक्रम आते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने बहुत लोकप्रिय हिंदुस्तान में यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सब किस भाषा के हैं? हिंदी के हैं। सब जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं सब हिंदी के हैं। आज अंग्रेजी के बड़े बड़े लेखक चाहते हैं कि जो हिंदी के यूट्यूबर हैं उनकी किताब पे बात कर लें। हिंदी है हम जैसे प्रोग्राम में उनकी किताबों पे ही बात हो जाए। विक्रम संपत जैसे बहुत सारे लेखक हैं जो मुखापेक्षी हो गए हैं हिंदी के। ये बदलाव है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और ये बदलाव वाचिक परंपरा के कारण आया है। कोई लिखित इसमें नहीं है कि जैसे मान लीजिए जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए जानकी पुल में चलाता हूँ, तो मैं आत्मश्लाघा थोड़ा कर ही लूँ कि लोग हिंदी से ज़्यादा मुझे सीरियसली दूसरी भाषाओं के लोग लेते हैं। बांग्ला के लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, अंग्रेजी के लोग सबसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और अंग्रेजी की किताबें भेजते हैं और फिर बार बार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमारे ऊपर लिखिए आप। हिंदी वाले उस तरह से नहीं करते हैं। वो मतलब वो हाँ, जैसे जो एक इससे जुड़ा एक दूसरा पहलू ये भी है कि हिंदी के लेखक खुद, मैं एक लेखक हूँ तो मुझे ये चाहना चाहिए ना कि मेरी जो किताब है वो प्रचारित प्रसारित लिखित रूप में हो, ऐसे सारे माध्यमों प्रिंट के रूप में हो या वेबसाइट्स पे हो। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मेरे किताबों का प्रचार वीडियो के माध्यम से हो। ये मेरी मतलब एक अपनी एक इच्छा है, लेकिन हो यही रहा है ना कि हम प्रिंट का प्रचार के लिए भी जब वीडियो को अपना रहे हैं, जब वाचिक माध्यम को अपना रहे हैं, तो जाहिर है कि हम तो उसको महत्व ज़्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक परिवर्तन दिख रहा है, और देखिए आने वाले समय में क्या होता है, आज हम कयास ही लगा सकते हैं। अच्छा, आपने बीच में बातचीत करते हुए लिखते हुए कहा कि हाथ कांपते हैं ड्रग एडिक्ट जैसा, तो उससे मुझे एक प्रश्न ध्यान आया। आपके बहुत सारे मित्र, जो लिखा भी है, जो लाइब्रेरी की राह दिखाने वाले थे, जिन्होंने प्रभात रंजन को, अभी जो प्रभात रंजन है वो बनने में मदद की, किताबें पढ़ने में। तो मित्र दो तरह के हैं, जो आपको लाइब्रेरी की राह दिखाते हैं, और कुछ मित्र होते हैं जो ठेके की राह दिखाते हैं। तो ठेके की राह दिखाने वाले मित्र भी मिले क्या कुछ आपको पढ़ते हुए? हम हॉस्टल में रहते थे और हिंदू कॉलेज हॉस्टल बहुत था, लेकिन देखिए ठेके की राह तो नहीं थी। हिंदू कॉलेज हॉस्टल के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। अखबारों में खबर छपी थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट रहते हैं, और फोटो छप गई थी कि हमारे हॉस्टल के पीछे भांग का पेड़ बहुत सारे उगे हुए थे और तरह की चीज़ों के। तो ये हमारे हॉस्टल इसलिए, सेंट स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज हॉस्टल इसके लिए बहुत बदनाम था। हम लोग मतलब शराब पीने वाले लोग इक्का दुक्का होते थे, दूसरे तरह की चीज़ों का सेवन करने वाले ज़्यादा होते थे, और आत्मनिर्भर थे, खुद ही कॉलेज में उगा रहे नहीं, एक बात आपको बता दूं कि भांग जो है दिल्ली में लीगल है, भांग को नोएडा में भी लीगल है। वो ठेके हैं, जैसे शराब के ठेके होते हैं वैसे भांग के ठेके होते हैं। तो अगर आप भांग के ठेके आपको पता है कहाँ कहाँ है, तो आप लीगली उसका सेवन कर सकते हैं। ये जो एक मिथ है कि भांग को सिर्फ होली के समय खाना चाहिए, हम लोग हमेशा खाते थे, और उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचाई पे हैं। और हम लोग जब गेट टुगेदर होता है, कम ही हो पाता है, लेकिन जब होता है तो हम उन्हीं चीज़ों की संगत में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वही चीज़ हमारे जीवन से मिसिंग है। बाकी तो सब चीज़ें आ जाती हैं, शराब वराब तो कहीं भी मिल जाता है। तो कहा जाता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे भांग के शौकीन थे, प्रधानमंत्री बन गए। तो बात आप सुन लीजिए आगे बढ़ने के लिए, पर गंभीरता से न रहिए, हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं। इसको कोई छात्र होली का मौका भी है, जब हम शूट कर रहे हैं, ये होली का समय है, वीडियो भले ही बाद में आएगा। अच्छा, हिंदू कॉलेज की बात हुई, एक इसमें लिखा गया है आपकी किताब में, यह आम धारणा थी कि कैंपस कॉलेज में जिसका नामांकन किसी अन्य विषय में नहीं होता था, वह कैंपस में पढ़ने के मोह में हिंदी या संस्कृत ऑनर्स पढ़ता था। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, तो उस समय मेरे एक पारिवारिक मित्र की पुत्री भी, मुझे ऐसा याद है, 55-58% थी, और वो हिंदू में थी। तो मैं थोड़ा चौंका था कि हिंदू में कैसे आई, पता चला संस्कृत पढ़ रही है वो। तो ये स्थिति पहले थी, लेकिन क्या यही स्थिति आज भी है? और ये प्रश्न मेरे दिमाग में इसलिए आया कि जब मैंने ये किताब, आपकी किताब में लाइन पढ़ी, तो मुझे याद आता है कि मैं जितने हिंदी के विद्यार्थियों को जानता हूँ, उसमें से 80% जो है वो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो आज भी क्या यही स्थिति है? आपने खुद ही बता दिया, 80% हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज भी यही स्थिति है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेज छोड़ दीजिए, किसी भी कॉलेज में हिंदी और संस्कृत वही बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं जिनके परसेंटेज सबसे कम होते हैं। जी, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, जहाँ जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को पढ़ने वाले आज भी वही लोग हैं जिनके परसेंटेज कम होते हैं। लेकिन कैंपस कॉलेजेस में अगर हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स पढ़ने के लिए लोग स्टीफेंस में एडमिशन ले लेते हैं। स्टीफेंस में एक संस्कृत विषय ही पढ़ाया जाता है, जो वहाँ बहुत
मतलब ब्राह्मण समाज में जो अछूत निराला की बनती है उस तरह से लगता है, वहाँ अलग थलग होते हैं बेचारे, बहुत बुरी तरह से दिखते हैं। वो आपने उस दर्द को बड़ा अच्छे से बयां किया है कि वो हिंदी वाले बेचारे अपना अलग झुंड बना रहे हैं, लड़कियां एचएमटी कह के चली जाती हैं, भैया कह देती है। ये कष्टप्रद होता है भैया सुनना किसी सुंदर लड़की से। तो ऐसा आपको काफी भैया कहा जाता था, तो ये एहसास कब हुआ कि यार ये भैया जो है तारीफ नहीं हो रही है मेरी? नहीं, एहसास तो मुझे कभी नहीं हुआ, ये तो किताब लिखते हुए मुझे एहसास हुआ। पर क्या कोई ऐसी, जैसे एक आपके एहसास ये हुआ कि जैसे मेरे साथ मेरा एक दोस्त राकेश रंजन कुमार है, जो फिल्म डायरेक्टर है, उसने 2 फिल्में बनाई हैं। पहाड़गंज नाम की एक फिल्म बनाई और गांधी ट्विटर नाम की फिल्म बनाई है। मेरे बाद लोगों ने जब उसको ही भैया कहना शुरू किया, तो मतलब ये कोई उसका हीनता की बात नहीं, लेकिन मुझमें और उसमें बहुत फर्क था। मुझे लगा कि यार मैं तो बड़ा डील डॉल वाला आदमी हूँ, मैं तो थोड़ा अंग्रेजियत वाला भी आदमी हूँ, वो तो ठेठ दरभंगा का आदमी है, उसको अगर भैया कह रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ झोल है इसको। लेकिन वो थिएटर डायरेक्टर था, बहुत अच्छा डायरेक्टर था हमारे थिएटर ग्रुप का, तो मुझे लगता था शायद इस वजह से सब इसको इज्जत से भैया कहते होंगे, लेकिन ऐसा कोई इज्जत वाली बात नहीं थी। तब मुझे थोड़ा लगा था, लेकिन आदमी अपने ऑरा में रहता है, उसको लगता है कि सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, सब मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं, इसलिए भैया कह रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि कॉलेज में कोई ऐसी अंग्रेज मीडियम की लड़की को आप सिर्फ इसलिए अप्रोच न कर पाए हो कि वो अंग्रेजी मीडियम वाली थी? नहीं, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि देखिए, जो अंग्रेजी नहीं, आप डरे नहीं, हम ये पोर्शन रोहिणी जी को नहीं दिखाएंगे। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हिंदी मीडियम टाइप वाले अंग्रेजी मीडियम टाइप को बहुत हसरत से या बहुत एग्जॉटिक तरीके से देखते थे, अलग तरह की दुनिया थी। अंग्रेजी मीडियम की लड़कियां भी ऐसे लड़कों पर ध्यान रखती थी, उनको भी तो थोड़ा सा अलग फील होनी चाहिए, अलग तरह के लोगों से रोमांस करने का, जो शायरी करता हो, शायरी करता, और जो मतलब क्या रस्टिक हो, थोड़ा सा होता है शब्द चलता था रस्टिक है, इज वेरी रस्टिक, थोड़ा रस्टिक जो हो उसकी तरफ उनका भी आकर्षण होता था। जो हाफ गर्लफ्रेंड उपन्यास है चेतन भगत का, इसी तरह के एक रस्टिक लड़के और एक साउथ दिल्ली की लड़की के बीच की प्रेम कहानी, ऐसी कहानियां भी होती थी। लेकिन ऐसी सिर्फ कहानियां होती थी, कॉलेज के निकलते ही वो लड़की आपको पहचानना भूल जाती थी और आपसे भी उम्मीद की जाती थी कि आप उसको न याद रखें, क्योंकि लोग बहुत बड़े बड़े परिवारों के और बहुत बड़े बड़े किसी के बड़े बड़े बुटीक हैं किसी के, तो हम तो उनका नाम भी नहीं लेते डर के मारे। लेकिन इस तरह के अनुभव भी होते थे। जो जितना रस्टिक होता था उसकी दोस्ती उतनी ज्यादा मॉडर्न लड़की से होती थी, सो कॉल्ड मॉडर्न लड़की से। तो इसमें एक पात्र का नाम पड़ गया था निकनेम हॉस्टल में, हाउ व्हाट स्टूपिड। और ये नाम क्यों पड़ा था ये मैं नहीं बताऊंगा, प्रभा जी भी नहीं बताएंगे, इसके लिए किताब पढ़नी चाहिए आपको। किताब पढ़िएगा, कुछ चीजों का मजा तो उसी में आएगा। अच्छा, भैया वाली बात पे मैं इसको अब थोड़ा सा हंसी मजाक से आगे इस बात पे करें। भैया जो कहने का कल्चर है ये सिर्फ यहीं का नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लेबर क्लास गया वो सब भैया कहलाने लगा, और ये अपमानजनक तरीके से कहा गया। अच्छा, भैया क्यों कहा गया? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को भैया कह के बुलाते हैं, ये हमारे यहाँ भाई या भैया कहने का एक कल्चर है। तो भाषा के साथ ही ये जो आत्मीयता है, आप काफ़ी जगह घूमे भी हैं, हमारे यहाँ ये आत्मीयता प्रदर्शित करने का तरीका है उत्तर प्रदेश, बिहार में, इवन राजस्थान में भी मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ भी भाई कह के बुलाते हैं कि अरे भाई सा, ऐसा करके बात होती है। तो हमारी जो आत्मीयता है किसी से जुड़ने की, क्या ये दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में नहीं है, जिसकी वजह से भैया मजाक का शब्द बन गया? भैया तो देखिए, बहुत खुलकर मैं कहूँ तो जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग जहाँ भी गए उनको भैया ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वो, महाराष्ट्र में भी सॉरी, वो लोग भैया ही कहलाते हैं दूध बेचने। और वो सब लोग मुझे बहुत अपमानजनक इसलिए लगता था, बाद में लगने लगा कि वो तबका जो मुझे भैया कहता था, वो लोग रिक्शा वालों को भैया कहते थे, वो लोग सब्जी बेचने वालों को भैया कहते थे, वो लोग ऑटो वालों को भैया कहते थे, वो लोग डीटीसी बस के कंडक्टर को भैया कहते थे। यानी भैया एक क्लास था और उस क्लास में मुझे रखा जाता था। आज भी जो बहुत अंग्रेजी दाज बहुत बड़ा हो गया, मैं लेखिकाएं जो बड़े अंग्रेजी में लिखने वाली हैं, वो मुझे किसी न किसी तरह से भैया बना देती हैं, फिर भैया कह के बात करती हैं। ये जो छवि है ना, ये हिंदी की छवि है, हिंदी वाले ही जहाँ जाते हैं भैया ही कहलाते हैं। आखिर क्यों कहलाते हैं? तो इसी पर फिर हिंदी मीडियम टाइट यही है कि आप जहाँ जाओगे भैया हो जाओगे। ये बड़ा कष्टप्रद है भाई हिंदी वालों, लेकिन हमें इमेज चेंज करनी है, ठीक है। एक चैप्टर है इसमें जिसका टाइटल है यू कैन किस मी ऑन अ मंडे, और इसके बारे में लिखा गया है, जो सर ने लिखा है, प्रभात जी ने, मेरे एक प्रिय सर थे विमल सर,
हिंदी विभाग का जब भी कोई प्रोग्राम होता तो हम उनसे गाने का आग्रह करते और वो एक ही गाना हर बार गाते। ओह, यू कैन किस मी ऑन अ मंडे, अ मंडे, अ मंडे इज वेरी वेरी गुड। विमल सर के बहाने फिर मुझे, और जो अभी आपने बात की कि हिंदी वालों की इमेज, मुझे इस बीच में ध्यान है कि हिंदी के बहुत सारे जो वरिष्ठ लेखक हैं वो अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं, वहाँ पढ़ाते हैं या नौकरी जो है वो अंग्रेजीदा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि हम तो असल में अंग्रेजी के लेखक थे लेकिन फिर हम हिंदी वाले हो गए। किसी ने कहा कि प्रेम में हो गए, किसी ने कोई कारण दिए। तो तमाम मेरे पास ऐसे उदाहरण वर्तमान में जो बड़े लेखक लेखिकाएं हैं उनके ऐसे उदाहरण हैं। अब मैं जब उनके स्टेटमेंट को बार बार ये सुनता हूँ, इस बात का ध्यान दिलाना नहीं भूलते हैं कि वैसे तो मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ या हम तो अंग्रेजी वाले थे, तो क्या हिंदी के लेखकों के अंदर भी ये हीन भावना नहीं है? और इसका दूसरा पक्ष में देखूं तो संभवतः किसी को बुरा लगे, अंग्रेजी में आप अच्छे थे ही नहीं इसलिए आपने हिंदी चुना। आप ये मत दिखाइए कि मेरा प्रेम है, क्योंकि होते तो आपको अंग्रेजी में हमने पहचाना नहीं। आपने अंग्रेजी में क्या पढ़ा है उसकी चर्चा मैंने नहीं सुनी। आपने अंग्रेजी में क्या लिखा था उसकी, आपकी चर्चा और आपकी महानता तो हिंदी से। आपने मेरे दिल की बात कह दी। देखिए, जो अंग्रेजी की दुनिया, आप तो खुद अंग्रेजी की दुनिया से आए हैं, बड़े प्रकाशन गृह में थे आप, तो अंग्रेजी की दुनिया बहुत पेशेवर दुनिया है। वो वहाँ पे अपने आप को एक लेखक के रूप में स्थापित कर पाना उतना आसान नहीं है जितना आसान हिंदी में है। हिंदी में आप देखिए, आप खुद शोध करते हैं पिछले पास, जो व्यक्ति हिंदी में फेसबुक पे बहुत रोज लिखना शुरू कर देगा, कुछ एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखना शुरू कर देगा, वो अगले 1 साल 2 साल में उसकी कोई किताब आ जाएगी उन्हीं छोटे छोटे पोस्ट की तरह की। तो और उसके बाद फेसबुक पे सही 10 लोग उस पर लिख भी देंगे, वाह वाह अद्भुत है, बेजोड़ है। तो हिंदी में लेखक इस तरह से स्थापित हो जाते हैं। अंग्रेजी की दुनिया में लेखक प्रकाशन ही बड़ा मुश्किल है, स्थापित होना तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत खर्चीला है। बहुत सारे लेखकों को मैं अंग्रेजी के जानता हूं जो अंग्रेजी के ही लेखक हैं, उन्होंने पीआर एजेंसी हायर की और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया अपना, लेकिन वो उस तरह से स्थापित नहीं हो पाया। अंग्रेजी में उनका वैसा हाउस होल्ड नेम नहीं हो पाया जैसा हिंदी में किसी का हो जाता है। कोई व्यक्ति 1 साल पहले लिखना शुरू करता है, कोई एक किताब लिखता है, उस किताब को साल भर फेसबुक पर प्रचारित करता है और किताब मान लीजिए तो लोगों के दिमाग में बस जाती है कि इस नाम से किताब आई है। बहुत सारे, मैं किसी एक का नाम क्यों लूंगा, बहुत सारे लेखक इस तरह से करते हैं। तो अंग्रेजी में इतनी आसानी नहीं है, इतनी सहूलियत नहीं है और स्थापित हो पाना तो बहुत बड़ी बात है। आप कितना भी अच्छा लिखना, माइथोलॉजी पे देखिए, इतनी किताबें अंग्रेजी में लिखी जा रही हैं। कितने लेखक हैं जो स्थापित हो पाते हैं, जिनको लोग जान पाते हैं, जिनको लोग पढ़ना चाहते हैं, 4 या 5। औरंगजेब पे पिछले 4 सालों में अंग्रेजी में 20 किताबें आई हैं, नाटक लिखे गए हैं। कितनी किताबें चर्चा में आ पाती हैं उन 20 में से? अभी देखिए औरंगजेब को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कितनी किताबों का नाम आ रहा है? नहीं यार, इक्का दुक्का लेखक सामने आ पाता। हिंदी में कोई भी लेखक अचानक से उरूज पे आ जाता है, एक किताब लिखता है, 1-2 कहानी लिखता है, कहता है मैं लेखक हूँ, और फिर वो उन लेखकों को प्रश्न उठाने लगता है जो 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल से लिख रहे हैं। कहते मैं भी लेखक हूँ। अच्छी बात है, आप भी लेखक हो, लेकिन अंग्रेजी में ये हायरार्की है वहाँ। अच्छा, एक माइथोलॉजी की आपने बात की, चूंकि आप सिर्फ लिख नहीं रहे, आप इस पूरी इंडस्ट्री को बड़े ढंग से देख रहे हैं। एक पैटर्न मैंने नोटिस किया और ये कहीं एक रिसर्च में भी मैंने पढ़ा था, दोनों चीज़ें दिखती हैं कि उसमें ये लिखा गया था कि ये जो दौर है आने वाला, और ये अगले 15-20 साल का था, तो 5-1 साल पुरानी रिपोर्ट है, तो 5 साल गुजर चुके हैं, 15 साल बाकी हैं, कि इतिहास, धर्म और स्पिरिचुअलिटी, इन 3 विषयों पर कोई औसत भी लिखे और उसके पास फॉलोअर हो तो बहुत हिट हो जाएगा। और अंग्रेजी में हमें ये पैटर्न लगातार नजर आता है, हमेशा हिट हुए। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष ये है कि औसत लिखा जा रहा है, पर उसका एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि अंग्रेजी में पाठक बढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे घरों के जहाँ लोग अंग्रेजी में हाउ व्हाट स्टूपिड वाले ही जो हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी में उन किताबों को पढ़ रहे हैं। वो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं जानते पर अंग्रेजी में ही पढ़ रहे हैं। हिंदी में पाठक बढ़ने के लिए इस तरह के विषय होने चाहिए थे। 1-2 हैं, आशुतोष गर्ग हमारे मित्र हैं, वो लिखते हैं, पहले कोरिजी लिखा करते थे, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिसपे कि जनमानस और युवा आज का जुड़ा हुआ है, हिंदी नहीं लिख पा रहा है। हिंदी में देखिए शुरू से ये रहा है कि जो धर्म कर्म की बात करेगा, जो अध्यात्म की बात करेगा, उसको संघी कह दिया जाता है कि आप संघी हो गए हो। और इससे नरेंद्र कोहली भी नहीं बच पाए। नरेंद्र कोहली को जीवन भर संघी कहा जाता रहा, जबकि उनका जो पूरा लेखन है उसका 25% ही सिर्फ है जो उन्होंने धर्म अध्यात्म के विषयों पर लिखा, और उसको भी बहुत तार्किक तरीके से लिखा है। 1975 में जब इमरजेंसी थी, उस समय उनकी राम कथा की पहली किताब आई थी, तो उन्होंने राम को एक तरह से
उससे मतलब क्या कहते हैं, मुक्ति नायक के रूप में देखा था, जो अत्याचार से, सरकार के अत्याचार से मुक्त कर देगा। तो हिंदी में ये अभी भी आशुतोष गर्ग का आपने नाम लिया, आशुतोष गर्ग को कभी मेन स्ट्रीम का लेखक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म पर लिखता है, वो धर्म के से जुड़े विषयों पर लिखता है। ये हिंदी की मानसिकता है कि हिंदी में एक तरफ तो हिंदी को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा धार्मिक किसी भाषा के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो हिंदी समाज का जो बौद्धिक तबका है वो सबसे ज़्यादा धर्म आध्यात्म से चिढ़ता है, कम से कम सार्वजनिक रूप से उसको उन प्रतीकों को धारण करने से चिढ़ता है। जहाँ कोई एक चंदन का टीका लगा लेता है, वो विवाद, उसके निष्ठा विवादास्पद हो सकती है। ये हिंदी में ही संभव है। इसको आपने यहाँ पर एक जगह पे वो चैप्टर का नाम ही है, पढ़ो हिंदी बनो संघी। तो ये जो सोच है, जो हमने इन दोनों की, मयंक जी की बात की या आशुतोष की बात की या ऐसे किसी भी और लेखक की हम बात करें, अंग्रेजी वालों को तो संघी नहीं मान रहे वो। तो ये हिंदी में क्या समस्या क्या है? ये ज़्यादातर ये प्रचारित होता है कम्युनिस्ट विचारधारा के लेखकों की तरफ से। आपने इसी में आगे जो और बात की थी कि आपका मन कबीरदास की कविताओं में लग रहा हो और तुलसीदास की कविताओं में बहुत अधिक, तो संघी होने के संदेह में आ सकते हैं, या प्रेमचंद से अधिक शंकर प्रसाद के लेखन के कारण हो तो यह प्रमाण है कि आप संघी हैं। मुक्तिबोध के स्थान पर अज्ञेय की कविताओं में अधिक दिलचस्पी दिखाते हो तो आप संघी हैं। तो क्या हिंदी में ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लेखक आए, आपको लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में, ये मेरा अपना अनुभव है कि प्रेमचंद, रेणु और उस दौर में शरद चंद्र तक आते हैं, परसाई जी तक आते हैं, और सडनली फिर मुझे गैप बहुत बड़ा नजर आता है। आज जो मेरे सामने जीवित लेखक हैं, कुछ आपसे वरिष्ठ होंगे, कुछ आपके समवय होंगे, इनको जब मैं देखता हूं तो इनका नाम मुझे हिंदी जगत में आने के बाद नजर आने लगा। तो मुझे लगता है कि कहीं थे ही नहीं, शायद अस्तित्व में ही नहीं थे अगर मैं हिंदी साहित्य की दुनिया में ना आता तो। क्या इस विचारधारा ने हिंदी लेखन को कुंद किया है कि इसको नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत विवादास्पद सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने एक कैनन बनाया कि ये लोग जो है इनको पढ़ा जाना चाहिए, और हर हिंदी विभाग में इन्हीं के लोग थे जो उन्हीं चीज़ों को पढ़ाते थे। तो इसने सीमित किया, कुंद करने से ज़्यादा मैं कहूँगा हिंदी को सीमित कर दिया। हिंदी की जो सारी घोषणाएं, सारी उसकी महानताओं की बातें हिंदी विभागों से तय होती थी, और हिंदी विभाग जाहिर है जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनका ही होता था। और वो पढ़ने वाले लोग कौन है? जिनका मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो लोग वो हैं जो अच्छे कॉलेजों में इसलिए पढ़े, कम नंबर ला के पढ़े क्योंकि वो हिंदी पढ़ रहे थे। तो इसने सीमित बनाया, और वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण धीरे धीरे वो सीमा, वो वर्चस्व जो हिंदी विभागों का है, वामपंथी धारा जिसको कहते हैं, कह रहे हैं आप, वो जो एक मुख्य धारा जो के रूप में वो दिखाई दे रही थी, वो मुख्य धारा अब कहीं न कहीं टूट रही है। जिसको ये लगातार बाजारवाद का खेल, पूंजीवाद का खेल, लिटरेचर फेस्टिवल्स और वेबसाइट्स और चैनल्स को ये लगातार, जो हिंदी के काम कर रहे हैं उनको लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं कि जब पूंजी का खेल हो रहा है, वर्चस्व का खेल हो रहा है। असल में उनका वर्चस्व टूट रहा है जो दिखाई देने लगा। और ये मुझे हिंदी के लिए अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि अब कम से कम आशुतोष गर्ग मैथोलॉजी पर लिखकर बचा हुआ तो है हिंदी में। एक समय में बहुत अच्छा सवाल सुदेश पचौरी ने उठाया था कि शिवा ट्रायोलॉजी लिखता है जब अमीश त्रिपाठी, अंग्रेजी की दुनिया उसको सर आंखों में बिठा लेती है। कोई ये नहीं कहता कि ये तो संघी हो गया, लेकिन वही काम जब हिंदी में नरेंद्र कोहली ने किया तो लोगों ने उनको लगातार एक दक्षिणपंथी खाते में डाल दिया। या आध्यात्म की बात एक दो कहानियों में या अपने लेखों में निर्मल वर्मा ने की तो उनको लोगों ने दक्षिणपंथी करार दे दिया। इसमें बौद्धिकता का, जब इस विचार की, और ये विचार की बात बार बार आएगी, हम लोग यहाँ पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहे, पर समहाउ साहित्य के अंदर ये दो विचार आ ही जाते हैं। एक आपने इसी में लाइन लिखी है, बौद्धिकता को हिंदी समाज ने बेस्वाद व्यंजन की तरह अपनी थाली से हटा दिया है। और इससे पहले एक और लाइन है, आज भी हिंदी का सबसे अधिक विकास स्टैंड अप कॉमेडी या मनोरंजन के क्षेत्र में दिखता है, जो आपने वाचिक परंपरा की बात भी की। तो ये जो वैचारिक द्वंद्व साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेष रूप से आया है, इसमें असर क्या कोई राजनीतिक कारण है कि हम हिंदी पाठकों तक चीज़ों को पहुंचने नहीं देना चाहते? विभिन्न तरह के विषयों को हमें कहीं ना कहीं बांधा जाता गया है एक ही पक्ष में। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि मुझे याद है कि एक बार किसी ने मेरी किताब का रिव्यू लिखा था, पहले उपन्यास का, और उसमें उन्होंने बहुत तारीफ की थी कि बहुत अच्छा कथानक है, ये है, ऐसा है, भाषा अच्छी है, जोड़ता है, बनते हैं। पर आखिरी पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो हिंदी विभाग के थे जिन्होंने लिखा था। उनका से प्रेमचंद का सामाजिक यथार्थ नहीं नजर आता, और मैं काफी देर तक सोचता रहा कि मेरे उपन्यास में प्रेमचंद का सामाजिक यथार्थ क्यों चाहिए आपको। तो ये बांधने का प्रयास एक विशेष विचारधारा में, और मुझे लगता है कई बार ये डर भी है। जब मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि संभवतः रिव्यू करने वाला डरा हुआ भी है अपने पूरे इकोसिस्टम से कि अगर मैं तारीफ करके ही छोड़ दी
तो मेरी आलोचना हो जाएगी। तो क्या कारण है कि ये पूरा का पूरा, जिसका वामपंथी तबका कहते हैं, जिसने स्वयं को बौद्धिक मान लिया, वो नहीं चाहता कि पाठकों तक विभिन्न विषय पहुंचे? उसने स्वयं को बौद्धिक नहीं मान तो लिया ही, बौद्धिक तो और धड़े के लोग भी थे, लेकिन उसकी बौद्धिकता जो केंद्र में आ गई, तो उसने ये कोशिश ही नहीं की कि जो कैनन उन्होंने बनाया उस कैनन से अलग कोई बात हो पाए। जैसे प्रेमचंद की बात उस लिखने वाले ने इसलिए की होगी क्योंकि उसे वही पढ़ के बड़ा हुआ है। कविता में वो सामाजिक संघर्ष ढूंढता है। आप ये देखिए ना, इसको दूसरी तरह से देखिए तो प्रेम जैसा विषय जो है, प्रेम पे हिंदी में सबसे कम क्यों लिखा गया है? और जब से वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह का दौर आया है, सबसे ज़्यादा प्रेम पे क्यों लिखा जा रहा है? वही लोग उसी भाषा में जहाँ प्रेम पे बिल्कुल नहीं लिखा जाता था। ये उसी तरह की बात है ना, उस तरह की वो हमेशा साहित्य को उन्होंने हमेशा सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा। तो उसमें हिंदी की तरक्की कभी नहीं दिखती थी, हिंदी समाज का अभाव दिखता था, भाव नहीं दिखता था। इसको एक अभाव की भाषा बना के उन लोगों ने छोड़ दिया, जिससे कि हिंदी विकसित ना हो पाए। सिनेमा खराब चीज़ है, लोकप्रिय साहित्य बहुत बुरी चीज़ है, हर ऐसी चीज़ बहुत बुरी है जिसने हिंदी का विस्तार किया। इसी चीज़ को थोड़ा और विस्तार करके एक आपकी इसमें लाइन से, कोई प्रोफेसर होता है, कोई संपादक होता है, कोई आईएएस होता है, जो जितने बड़े पद पर होता है, लेखक के रूप में उसके पैर जमने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। और ये हमने देखा है कि अधिकारी हैं तो उनके 10 इवेंट होते हैं, उनके मातहत करा देते हैं, जिसको लाभ लेना है वो करवा देते हैं, किताबें बल्क में खरीदी जाती हैं, और दबाव में आकर अखबार से, पत्रिका से लेकर हर कोई कहीं ना कहीं उनका प्रचार भी करता, तो माहौल बनने लगा। तो क्या हिंदी से पाठकों के कटने का कारण ये भी रहा कि इस बीच में प्रचार हमने ऐसी किताबों का किया? वही है ना कि हमने कभी भी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि पाठक चाहता क्या है, हम क्या चाहते हैं। जो भाव था वो मूल भाव क्या था कि हमें पाठकों का स्तर ऊंचा करना है। पाठक का स्तर तो पहले समझ जाओ, आप अपनी ऊंचाई, आपकी ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई है कि नहीं है। पाठकों को उन्होंने जोड़ना नहीं चाहा, उन्होंने कहा कि इस ऊंचाई पे हमें समझने के लिए आपको थोड़ा बेहतर होना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं होना चाहता, वो तो अपनी जैसी चीज़ें चाहता है, वो अपनी जैसी चीज़ें पढ़ना चाहता है। वर्दी वाला गुंडा जैसा उपन्यास जब करोड़ों में बिकता है, या उससे पहले झील के उस पार जब लाखों के एडिशन छपते हैं, तब यही हंगामा था कि लाखों में जिसने भी पाठक का बहुत विस्तार किया वो संदिग्ध हो गई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, लोकप्रिय कैसे हो रहा है। तो एक पहचान बना दी गई है जो वामपंथी विचारधारा के बौद्धिकों द्वारा कि हिंदी होना मतलब गंभीर होना है, और उस गंभीरता ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कम लोग उसको जाने। अगर कहीं ज़्यादा लोग जान गए तो ये फिर संदिग्ध हो जाएगा, ये तो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, पूंजी का खेल में फंस जाएगा। ये सारी लोकप्रिय चीज़ों का विरोध क्यों था? क्योंकि ये पूंजी का खेल है। पूंजीपति जो है, जैसे पूंजी पैसा कमाना, आप इसको दूसरे तरह से देखिए तो हिंदी के जितने हमारे बड़े लेखक हैं उनकी पहचान किस रूप में की गई है? प्रेमचंद बड़े गरीब थे, हाँ, या निराला बड़े गरीब थे। ये उनके अभाव को ही, उनके लेखन में जो महान विचार हैं, जो भाव उन्होंने दिया, हम उस पर बात न करके हम उनके जीवन के अभाव को क्यों दिखाते रहे? हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात भर दी गई, हिंदी का लेखक वही हो सकता है जिसके जूते फटे हुए हों, जिसके घर में रोज खाना ठीक से न बनता हो जी, और जिसके घर में, जिन लेखकों के घर में बनने लगा, उनको उन्होंने पूंजी के खेल में फंसा हुआ मान लिया। तो इसी में जो दूसरी बात थी वो ये कि अंग्रेजी वालों की भी हमने बात की, अंग्रेजी के प्राध्यापक हिंदी लिख रहे हैं, अधिकारी सारे जो है वो हिंदी लिखना चाहते हैं, तो हिंदी क्या गरीब की जोरू बन चुका है? अब नहीं हो रहा है ना, इसी बात का तो है, इसी बात की तो है तौबा है कि हिंदी जो सबसे ज़्यादा, देखिए लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं कहीं, या कुछ किताबों को लेकर अधिक चर्चा होती है, तो सबसे ज़्यादा हाय तौबा कौन लोग मचाते हैं? कहते हैं पूंजी का खेल हो रहा है। वो गरीबों की जोरू एक छवि उसकी वही बनाए रखना चाहते थे कि ये ऐसा ही हिंदी का लेखक होना मतलब ऐसा ही होना है, जो बहुत जीवन भर अभाव में जीता रह जाए और जीवन भर संघर्ष करता रह जाए। जो संघर्ष न करे वो तो वही है, प्रोफेसर हो गया, अध्यापक हो गया। कोई प्रोफेसर, कोई अफसर है, हो सकता है उसके जीवन में भी कोई अभाव तो हर आदमी के जीवन में होता है किसी न किसी चीज़ का। हम उसको नहीं समझते, और हमने इस छवि को, उसी को तो लगातार पिछले 8-10 सालों में लग रहा है कि बहुत आत्मविश्वास आया है, जिससे ये छवि धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है। हिंदी में कोई लेखक कमाने के बारे में सोच ही नहीं सकता था, आज लेखक लिख के कमा रहा है, बहुत थोड़े से ही है, कल को और ज़्यादा होंगे। माहौल जो है वो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जिस साहित्य को महान मान के छापा जा रहा था हिंदी विभागों में, सारे हिंदी विभागों के बजट बहुत कम हो चुके हैं, खरीद का वैसी किताबों के खरीदने वाले नहीं बचे। आप देखिए ना, जो प्रकाशक सबसे ज़्यादा जनता की भावनाओं, जन साहित्य की बात करते थे, वो क्या छाप, वो कितना बदले हैं, वो किन लोगों को छाप रहे हैं? वो बिल्कुल जिनकी बिक्री, जिनकी किताबें बिके, उनको मजबूर होकर ऐसे लोगों को छापना पड़ता है जो पाठकों के बल पर अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। ये जो हिंदी विभागों की जकड़बंदी थी वो टूट रही है।
एक अभी चूंकि आप नए लेखकों को आप काफ़ी प्रमोट करते हैं और ये बहुत कम होता है कि आप नए लेखकों की बात करें, पुराने जो हैं वो तो कहते ही नहीं है, लेकिन आप काफ़ी ये चर्चा करते रहे उनकी फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप करते हैं। लेकिन जब भी किसी इवेंट में जाए, एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है हर किसी का, आजकल सब कचरा लिखा जा रहा है। और प्रायः ये कहने वाले की किताबें किसी ने नहीं पढ़ी होती, उनकी किताबें 300-500 कॉपी से ऊपर नहीं जा रही होती हैं। तो ये जो दौर है, हम 3 दौर ले रहे हैं हिंदी का, जिसमें कि क्लासिक हो गया जब प्रेमचंद, रेणु या शरदचंद्र की बात होती है, दूसरा दौर उन लेखकों का जब ही जीवित हैं और वरिष्ठ कहलाते हैं, और तीसरा जो नए लेखक आने शुरू हुए हैं। फिर से विवादास्पद क्वेश्चन है, आपके हिसाब से सर्वाधिक कचरा लेखन किस दौर में हुआ था? प्लस भविष्य में अब जो नए लेखक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये मानना है कि विषयों में विभिन्नता आ रही है, पर ये सिर्फ क्या मैं 2-4 लेखकों को देख के मान रहा हूँ विषय विभिन्न हो रहे हैं, या आप एक अध्येता के तौर पे इस चीज़ को भी नोटिस कर रहे हैं कि हाँ विभिन्नता आई है और संभवतः ये हिंदी के लिए कुछ बदलाव करे? नहीं, 1960, 70, 80 के दशक में जब तक ये एक वर्चस्व, एक खास विचारधारा का वर्चस्व रहा, तो सारी कविताएं, सारी कहानियां, सारे उपन्यास उनको एक तरह से समर्पित करके लिखे जाते थे, और उनके जो भी कर्ता धर्ता होते थे, नियंता होते थे, उनमें से किसी एक को चुन लेते थे कि तू बड़ा है आज, कल वो किसी और को बड़ा बना देते थे। तो कचरा लेखन उस दौर में बहुत ज़्यादा हुआ, अच्छा लेखन हुआ। लेकिन ये कहना कि वो तो एक मेरे शहर में एक कवि थे पूर्णेंदु जी, उनकी एक कविता की लाइन थी जो मुझे हमेशा बहुत याद रख रही कि हर पिछला कदम अगले कदम से खौफ खाता है। हाँ, हर अगला कदम पिछले कदम से खौफ खाता है, उनकी लाइन थी। तो ये तो एक खौफ है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई उन वरिष्ठों की सम्मति लेने वाला लोग नहीं है बचा है। वो पता है कि उसके कौन लोग उसकी सम्मति देने वाले हैं और कौन लोग उसको पढ़ने वाले हैं, कौन लोग उसको कहाँ तक उसको पहुँचना है। ये आज का युवा बहुत स्पष्ट है। और विषयों में विविधता तो आई है, मतलब अभी इस समय जो विधा हिंदी में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर विधा थी, वो कहानी की विधा थी। कहानियाँ बहुत लिखी गई, बहुत सारे कहानीकार हुए। आज सबसे कम जो विधा पढ़ी जा रही है वो कहानी की विधा है, क्योंकि वो एक तरह की हो गई, वो समाज के बदलाव को दर्ज नहीं कर पा रही है। एक ढांचा है, एक उसका फॉर्मूला है कि उसमें सांप्रदायिकता को ले आओ, उसमें थोड़ा सा वर्ग संघर्ष दिखा दो, समाज के निचले तबके को दिखा दो। एक समाज में जो विरोधाभास बढ़ा है, जिस तरह कंट्राडिक्शंस हैं, उनको नहीं पकड़ पा रही है। और ये सारा अभी भी हिंदी का कथाकार जो है वो समाज को अभावग्रस्त, हिंदी पट्टी को अभावग्रस्त समाज के रूप में देखता है, जबकि जितनी समृद्धि आई है, जिस तरह से विकास हुआ है, उसको नज़रअंदाज करता है। इसलिए कहानियाँ जो है पाठकों को अपने से जुड़ी हुई नहीं लगती हैं। लेकिन जब वो इतिहास की किताबें पढ़ता है, नॉन फिक्शन में, और दूसरी किताबें पढ़ता है, तो उसको लगता है, उसको जो उसके ज्ञान की भूख थी, जो वो पढ़ना चाहता था जिस तरह की चीज़ों को, अब उसको वो चीज़ें हिंदी में उपलब्ध हो रही हैं। एक लाइन यहाँ पे सर ने लिखी, जो अभाव की बात थी, हिंदी का लेखक बनना चाहते हो तो चेहरे पर अभाव का भाव दिखता रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मजेदार लाइनें हैं, कुछ मैंने अंडरलाइन की है। एक लाइन में इसी तरह की और देख रहा था, अगर जासूसी उपन्यासकार नहीं बन पाया तो कमाऊंगा कैसे? तो जिसका विरोध हिंदी पट्टी में हुआ है, कमाई तो वहीं पर है। इसी में सर एक और सवाल है, हास्य व्यंग्य की भी अब हम कमी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इसमें आपने एक सर के माध्यम से बात की है कि उनका कहना था राजनीतिक व्यंग्य में बहुत खतरे होते हैं, क्या जाने कब कौन आहत हो जाए, इसलिए रोजाना पति पत्नी से जुड़े हास्य प्रसंगों को लिखने का अभ्यास करो। पत्नी पर हास्य कविता लिखना सबसे ज्यादा निरापद रहता है। तो मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो हास्य व्यंग्य की कमी मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, संभवतः अभी भी हमारा रेफरेंस परसाई जी रह जाते हैं, और बहुत उसके बाद हुआ तो जोशी जी, अभी संपत सरल जी की बातचीत, उनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। लेकिन लिखा हुआ हम इनका पढ़ रहे थे। एक तो ये हास्य की कमी जो साहित्य में, अभी हिंदी साहित्य में दिखती जा रही है, ये एक है। दूसरा, ये जो उन्होंने लाइन कही थी, पत्नी पर हास्य कविता लिखना सबसे ज्यादा निरापद है। अब सोशल मीडिया के दौर में फेमिनिज्म एक दूसरे रूप में आया है। उसमें ये नहीं हो रहा कि स्त्री सशक्त कैसे हो, उसमें आधी लड़ाइयाँ यही हैं कि ये चुटकुला कैसे सुना दिया। जबकि जब मैं इनकी लाइन को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा मानवीय भाव का है कि पति पत्नी का रिश्ता सुरक्षित है, उसमें हंसी मजाक चलता रहता है। कभी जो 2-3 जो बहुत बड़े हुए पति पत्नी की घरारी की बातें सुनाते थे, मतलब वो 2-4 लाइनें सुना रहा हूँ बोलते थे। हाँ। वो पति पत्नी के जोक्स ही एक तरह से सारे कवि सुनाते थे। वो उसका कारण यही था कि निरापद है, अपनी पत्नी घर में नाराज होगी ना, बाहर तो पैसे मिल रहे हैं उससे। बिल्कुल, तो ये निरापद इसलिए भी हाथ से थोड़ा कमजोर हुआ है, क्योंकि अब पहले जैसी सहिष्णुता नहीं रही है। आपने बात सही कही। दूसरी बात थी कि भाई पत्नी पति पे अब सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की कविताएं
लिखा जाना और इसकी निंदा हाँ। होना बहुत सामान्य है। लेकिन आज भी मंचों पे इस तरह की कविताएं बहुत पढ़ी जाती हैं जिसमें पत्नी का मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ता है। क्योंकि पुरुष लिख रहे होते हैं। लेकिन हास्य के कम होने का एक बड़ा कारण है कि समाज सहिष्णु उतना नहीं रह गया। समाज बात बात पे बुरा मान जाता है, कब कौन कहाँ खड़ा हो जाए, किस क्या लिखे पे क्या बुरा मान जाए, तो लोग धीरे धीरे उससे भाग रहे हैं। व्यंग, मतलब संपत सरल जी का आपने नाम लिया, उस तरह से व्यंग कहाँ लोग लिख पा रहे हैं। एक हम लोग हिंदी में अक्सर मजाक ये होता है कि यहाँ जो हिंदी में लिखता है वो लेखक बन जाता है, असल में पाठक कोई नहीं, सब लेखक हैं। और एक बहुत पुराना किस्सा इस किताब में जो पढ़ के मुझे एक्चुअली ये लाइन याद आ गई, और ये किस्सा सर मैं आपके अनुमति से पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, बिना अनुमति से पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे शहर सीतामढ़ी में एक व्यापारी थे जो हिंदी की पत्रिकाओं के घनघोर पाठक थे। वे हर पत्रिका का हर अंक पढ़ते और उसके बाद संपादक के नाम पत्र लिखते। लेकिन न जाने क्या बात थी कि सारिका से लेकर हंस तक किसी भी पत्रिका में उनका कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। तंग आकर उन्होंने हर महीने अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाना शुरू कर दिया और उसको अपने हिसाब से सुधी पाठकों के बीच में बंटवा दिया करते। तो जिन लोगों की शिकायत है कि आजकल सब लेखक बनना चाह रहे हैं, ये स्थिति पहले भी था, हमेशा से थी। सर आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। एक आपके बड़े प्रिय लेखक है, आप अक्सर उनसे मिलते हैं, जिक्र करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी, जिनका एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग रहा हमेशा से, और उनको नकारा गया और आज की तारीख में सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है कि वापस से उनकी स्वीकार्यता मेन स्ट्रीम के प्रकाशक इस समय तो मतलब मुझे तो ये लगता है नवीन जी की उनकी स्वीकार्यता हिंदी के तमाम बड़े लेखकों जिनको हम सो कॉल्ड बड़ा लेखक मानते हैं उनसे बड़ी है। बड़ी अगर नहीं थोड़ी ज्यादा कह गया हूँ तो उनके बराबर तो है ही। बिल्कुल। पर एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फर्क देख रहा हूँ, जब अंग्रेजी के प्रकाशक हिंदी में आते हैं, चाहे हार्पर था, पेंगुइन था, उन्होंने उनकी किताबों को पुनर्प्रकाशित किया। यहाँ तक कि अब जो है यहाँ बड़े प्रकाशक राजकमल हो गया या और भी किसी से आए होंगे, इन्होंने भी उनको स्वीकार कर लिया, वो भी छाप रहे हैं। लेकिन कहानी वो नहीं छाप रहे उनकी, वो भी उनके आत्मकथा को ही छाप रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी वाले अभी भी बचते दिख रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को बनाना चाह रहे हैं पर बचते दिख रहे हैं। तो ये मानसिकता हिंदी अंग्रेजी के प्रकाशकों के बीच में कहाँ फर्क? यही द्वंद्व है ना कि जो गंभीरता है, गंभीरता को हिंदी पे सबसे बड़ा दबाव जो है आजादी के बाद गंभीर होने का दबाव बना दिया गया। जब सुरेंद्र मोहन पाठक को एक बड़े प्रकाशक ने छापा, उनकी जीवनी का एक खंड छापा, बाद के खंड उन्होंने नहीं छापे, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा नहीं था कि उनको उनसे बिक्री नहीं हुई होगी, लाभ नहीं हुआ होगा, वो सब उन्होंने सोच समझ के किया होगा। लेकिन उनके ऊपर बाकी लेखकों का बहुत दबाव था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो गंभीर छवि जो बनाई गई है वो नष्ट हो जाएगी इनके आने से। तो लेखकों के दबाव में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। प्रकाशक हार्पर और पेंगुइन पे इस तरह कोई दबाव नहीं था, इसलिए उन्होंने धड़ाधड़ उनके उपन्यास छापे और बेचे। सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक इनके वही थे। ये तो ये दोनों प्रकाशक खुलेआम कहते हैं। लेकिन यहाँ तो माहौल, इस परिसर में जो हिंदी साहित्य का जो सो कॉल्ड परिसर है, उस परिसर में घुसने के लिए आपको बहुत गंभीर होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। और वो बातें भी भारतीय चिंतकों की, भारतीय परंपरा की बातें नहीं हो, वो सारी बातें लैटिन अमेरिका की हों, वेस्टर्न यूरोप की हों, उनको आधार बना के आप बातें कीजिए, तब आप गंभीर और बड़े लेखक, बड़े विद्वान माने जाते हैं। अगर आप भारतीय परंपरा के अगर महर्षि रमन की बात करने लगे और जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करने लगे तो आपको तुरंत करार दे दिया जाएगा कि आप तो मतलब अंदर से बहुत दक्षिणपंथी हो चुके हैं। इन लोगों को पढ़ना भी दक्षिणपंथी होना है। जो हमारे अपने चिंतक हुए, विवेकानंद को पढ़ लीजिए। तो मुझे एक बड़ा मजेदार ये मैं कहीं कहना चाहता था, आज मैं कह डालता हूँ। मैं आपकी इस बात से मुझे याद आया कि जब कचरा लेखन में बार बार सुनता था तो मैंने ये नोटिस किया कि जो वर्ग ये कहता है वो अपने भाषण में किसी भी समकालीन हिंदी लेखक का जिक्र नहीं करता, वो सारी कहानियों का रेफरेंस विदेशों का ही है। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये तो देखिए हम लोगों ने, जो मैं इसमें थोड़ा सा और बताया, हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया था तो हमें ये बताया गया था, जिन लोगों ने भी सिखाया था, जिन लोगों ने भी छापना शुरू किया, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे हो मतलब कि तुमने हिंदी से बाहर बहुत पढ़ा है, उसका उपयोग करते हुए लिखो। यानी हर पैराग्राफ में कोई फला उपन्यास मैंने पढ़ा, मार्केज ने इस उपन्यास में ये पंक्ति लिखी है, बिरान कुंदेरा यहाँ पे ये कहता है, तो उससे एक अलग छवि बनती थी, एक अलग तरह का ऑरा बनता था। मुझे अचानक से लोग विद्वान मानने लगे थे उस दौर में कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और उस दौर के सारे लेखक बहुत पढ़ा लिखा कहते थे, पता नहीं आज कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन उस समय मेरी ये छवि थी, क्योंकि मैं हर लेख में 3-4 ऐसे नाम गिरा देता था। उस सोशल वो गूगल का दौर नहीं था कि गूगल किया आपने नाम, उस समय नाम जानना, किताब के नाम जानना, ये भी ज्ञान था अपने आप में।
अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि किताब की तो हमने काफ़ी बात की और आप चूंकि हिंदी में बहुत सारा और काम कर रहे हैं, नए राइटर्स को आप लगातार पढ़ भी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि हिंदी में और पाठक जोड़ने के लिए कुछ ऐसी विधाएं जो बिल्कुल भी नहीं लिखी जा रही पर अन्य भाषाओं में लिखी जा रही हैं, वो हिंदी में अब नए लेखकों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और लिखना चाहिए? देखिए, सेल्फ हेल्प और आध्यात्मिक किताबें हिंदी में ज़्यादा लिखी जानी चाहिए। आपने शुरू में एक सवाल पूछा था, आप देखिए कि पेंगुइन खास करके या और भी कुछ प्रकाशक अनुवाद के माध्यम से उस विषय की किताब बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं और वो बिक रही हैं। मैंने उनमें से कुछ किताबों के अनुवाद किए हैं और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत जगह मुझे तो अलग तरह के पाठकों ने मुझसे कहा कि आपके मैंने गौरांग दास की किताब पढ़ी थी, मैं भूल भी चुका होता हूँ ऐसी कोई किताब मैंने अनुवाद की थी क्या। लेकिन लोग उसके पाठक मिलते हैं, वो उनके अंदर वो भूख है। सबसे बड़ा एक अंत में एक अपना शोध भी बताता चलूँ कि हिंदी का जो बहुत बड़ा पाठक वर्ग इस समय पैदा हुआ है वो नेपाल में पैदा हुआ है, क्योंकि नेपाल के लोग नेपाली जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो हिंदी का जो अनुदित साहित्य है वो सबसे ज़्यादा नेपाल में पढ़ा जाता है। और ये मुझे, चूँकि मैं नेपाल बॉर्डर का रहने वाला हूँ, आप जानते हैं, और मैं नेपाल से मेरे बहुत संपर्क हैं, तो मुझे काठमांडू के कई सारे लेखक मिले जो मुझे अनुवाद की किताबों से याद कर रहे थे कि, और उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो इस तरह के जो आध्यात्मिक किताबें जो होती हैं, जीवन में शून्यता जो है, आध्यात्मिक शून्यता बहुत बढ़ रही है, उसकी किताब। अब किस्से कहानी, हिंदी को सिर्फ गल्प की भाषा कब तक बनाए रखेंगे, कब तक इसको किस्से कहानी और कविता तक केंद्रित रखेंगे। इसमें जो नॉन फिक्शन का जो क्षेत्र है ना, लगातार विकसित हो रहा है और नए से नए विषयों पर लिखा जाना चाहिए। आखिर देखिए, मैंने हिंदी मीडियम टाइट लिखा, टाइप से टाइट बनने की कहानी लिखी, नया विषय था। इस तरह के विषय जितने लोग लिखेंगे, आप खुद लिखते हैं ऐसे विषयों पर, आप अभी एक लिखिए, मुझे लगता है आगे और लिखेंगे। तो ये जो पाठक वर्ग, नए पाठक बनाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसको वो कुछ अलग तरह के विषयों को पढ़ना चाहते हैं, जिन विषयों को वो गूगल और उसके माध्यम से न समझ पाते हैं, और किससे कहानियों से हटकर, तभी हिंदी का विस्तार होगा। ये लोकप्रिय साहित्य से भी इसका विस्तार नहीं होगा। जो लोकप्रिय उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। उनमें से बहुत एक या दो लेखक हैं जिनको लोग याद रख पाते हैं। 99% लेखन खत्म हो जाता है। लेकिन एक आप इस तरह की किताब, मोटिवेशनल किताब एक लिख लीजिए, आप देखिए कि अगर आपकी किताब अच्छी है तो उस किताब से बनता है, नया पाठक जुड़ता है। तो ये तो गंभीर बात हुई। अगर आपको जिस चुटीले अंदाज में किताब लिखी गई है, उस चुटीले अंदाज में किसी को अब हिंदी लेखक बनने का सुझाव देना हो तो क्या सुझाव होगा? वो आपको उस चुटीले अंदाज में मैं जानना चाहूंगा। नहीं, मतलब हिंदी लेखक बनने का ये सुझाव तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि फेसबुक पे लिखना शुरू करो, जैसे ही 400-500 लाइक होने लगे तो अपने आप को पोटेंशियल राइटर के रूप में स्थापित करो। अभी भी देखिए, पढ़ने का रास्ता तो वही है। आप पढ़िए, मतलब किसी भी तरह के लेखक को पढ़िए तो सही, और उसकी तरह सोचिए कि उससे अलग आप उसके जैसा कैसे लिख सकते हैं। तो पढ़ने से बचने का, पढ़ो तब लिखो, ये है। बिना पढ़े अगर आप मौलिक चिंतन कर रहे हैं तो मौलिक चिंतन तो कहीं नहीं ले जाता है। आपको है कि आध्यात्मिक किताब लिखने के लिए भी कुछ तो पढ़ना पड़ता है। प्रभात सर, आप बच गए हैं। तो मैं इनकी किताब पढ़ी और इनकी जो बात की उसके आधार पर मैं आपको ये सलाह दूंगा, हिंदी का लेखक बनना है तो चेहरे पर अभाव का भाव तो हो, लेकिन बातें मृणाल कुंदेरा की होनी चाहिए और मार्केज की किया करो, तभी माने जाओगे लेखक। आपने नेडूजा की कविताएं सुनाओ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब जो है हिंदी मीडियम टाइट, राजपाल प्रकाशन से आई हुई है। कीमत है 225 रुपये और सभी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी ऑनलाइन किताबें मिलती हैं वहाँ ये किताब मिलेगी। आप उसको पढ़ सकते हैं, मज़ा आएगा। और प्रभात जी की और बहुत सारी किताबें हैं जिसको आप पढ़ें। कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी कहानी संग्रह जिसका नाम ही जानकी पुल है। हाँ। तो आप उस कहानी संग्रह को, अच्छा, मैं खत्म करते करते मुझे फिर सवाल सूझ गया, ये जानकीपुर.com क्या उस कहानी संग्रह को प्रमोट करने के लिए बना था? नहीं, उस समय तो प्रमोशन का जमाना ही नहीं था। हमें प्रमोशन लेखक के हाथ में होता ही नहीं था। प्रकाशक को जो करना है करे। और उस समय अगर कोई लेखक प्रमोशन की कोशिश करता था तो संदिग्ध हो जाता था कि प्रचार क्यों कर रहा है। किताब तो भाई गंभीर लोगों के लिखी जाती है, तो प्रमोशन के लिए नहीं था। मुझे लगा कि उस समय मेरी एक बड़ी पहचान उस कहानी ने बनाई थी, जो भी थोड़ी बहुत थी। मुझे लगा इसी नाम से लोग मुझे जानेंगे, क्योंकि मुझे इसी नाम से जानते हैं, तो इस पहचान से लोग जुड़ेंगे, और जुड़े। मेरी वो बात सही साबित हुई। सही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आपसे बात करते हुए लगा ही नहीं कि कोई औपचारिक बातचीत हम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो बातचीत अच्छी लगी हो तो अच्छी बातों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए। और बांटने को अंग्रेजी में कहते हैं शेयर। शेयर बटन दबा दो, लाइक दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो और सबको सुनाओ। किताबें पढ़ो, आगे बढ़ो। दैनिक जागरण हिंदी हैं हम।